नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज दो बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए। पहली हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर है वो एक एनसीपीसीआर की, यानी कि जिसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी एक चिंता, उसकी एक रिपोर्ट पर आधारित ये खबर है। और एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। चिंता इस बात की कि मुस्लिम छात्रों के भविष्य को किस तरीके से उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या उनका भविष्य खतरे में है। एनसीपीसीआर की एक दलील है और एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने अंधविश्वास की शिक्षा दी जा रही है और मुस्लिम छात्रों को वैज्ञानिक शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने एनसीपीसीआर की इस चिंता को बेवजह बताया और उनका यह कहना है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। मदरसे वक्त के साथ बदल रहे हैं, ऐसा दारुल उलूम का कहना है। यूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में, पहले शासनकाल में मुस्लिम युवाओं के लिए एक शिक्षा नीति जारी की थी जिसका नाम था नई मंजिल योजना। जी हां, इसे 8 अगस्त 2015 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मदरसों का आधुनिकीकरण, आधुनिक शिक्षा के अधिकार के पक्ष में ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा एक भाषण में कि मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप को देखना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। फिर फरवरी 2020 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था। उस सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि देश में 2 प्रकार के मदरसे हैं। पहला जो मदरसे निजामी मदरसा जो है, और दूसरे निजामी धर्म पे आधारित शिक्षा देते हैं। और इस प्रकार के जो मदरसे हैं वो राज्य की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू करने में कोई बाध्यता उनको नहीं है। इन मदरसों को शिक्षा का माध्यम अरबी, उर्दू और फारसी है। और दूसरा जो मदरसा दरसे आलिया है, ये मदरसा राज्यों में मदरसों का जो शिक्षा बोर्ड है उससे जुड़े होते हैं। इन्हें राज्यों के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर यहां पर ऑलरेडी पढ़ाई कराई जाती है। इन मदरसों को राज्य सरकार से अनुदान भी दिया जाता है। मदरसों की पढ़ाई पर एनसीपीसीआर और दारुल उलूम के बीच में जो जंग चल रही है वो है हमारी आज की धाकड़ एक्सक्लूसिव पहली रिपोर्ट। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को गैर वैज्ञानिक, अंधविश्वासी और छात्रों का जीवन बर्बाद करने वाला बताया है, जिसके बाद आयोग और दारुल उलूम देवबंद के बीच एक जंग छिड़ गई है। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में मदरसों में दी जाने वाली पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले लाखों मुस्लिम छात्रों का भविष्य खतरे में है। मुस्लिम छात्रों को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देश भर में मदरसे 400 साल पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मुस्लिम छात्र गैर पंजीकृत मदरसों में अंधविश्वास की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बच्चों की किताबों में शिक्षा देने वाले कोई चित्र मौजूद नहीं है। मदरसों में सिखाया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। छात्रों को सिर्फ उनके ही जेंडर के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। एक शिक्षक एक छात्र को 3 बार मारने का अधिकार रखता है। मदरसों में धार्मिक पुस्तकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। छात्रों को कंप्यूटर, किताबें, यूनिफॉर्म और जूते जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती। कई जगह ये पढ़ाया जाता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जब देश का कानून, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 17 में स्पष्ट करता है कि बच्चे को नहीं पीटा जाएगा। तब ये बोलना कि 3 थप्पड़ तक देना जायज़ है बच्चे को, 3 थप्पड़ मारना जायज़ है बच्चे को, ये तो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए हमने इसको रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। अगर हम बचपन में बच्चों में ये डिस्क्रिमिनेशन बनने देंगे, ये पनपने देंगे कि लड़कियां एक कमतर जीवन जीने की अधिकारी हैं, वो बड़े होकर भी लड़कियों का, महिलाओं का शोषण करने की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसका परिणाम है महिलाओं के साथ यौन अपराधों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी भी मजहब का हो तो वो मजहबी किताब पढ़ा सकता है, वो बदलेगा कैसे? मसलन गीता को कैसे बदलेंगे आप? रामायण को कैसे बदलेंगे आप? इंजील को कैसे बदलेंगे आप? कुरान को कैसे बदलेंगे आप? हदीस को कैसे बदलेंगे आप? जहाँ
जितनी ज़रूरत होती है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, छोटे बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन हम जनरल रखते हैं, जो भी उसकी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं प्राइमरी एजुकेशन की, उसको हम उसमें पूरा पढ़ा देते हैं। बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी पर यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। चूँकि मेरे दारुल देवबंद में तो सिर्फ लड़कों को पढ़ाने का निज़ाम है, और हमारे तहत चलने वाले जितने भी इदारे हैं वो सिर्फ लड़कों ही को पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों के लिए इस लेवल पर ये तालीम है ही नहीं। एनसीपीसीआर के इन सवालों पर दारुल उलूम देवबंद को कड़ा एतराज है। उनका कहना है कि एनसीपीसीआर का पूरा ध्यान 97% नहीं सिर्फ 3% छात्रों पर क्यों है। पढ़ाए जाने वाले धार्मिक ग्रंथों को हम कैसे बदल सकते हैं? इस्लाम धार्मिक पुस्तकों में चित्रों की अनुमति नहीं देता है। इस्लाम में को एजुकेशन यानी सह शिक्षा की इजाजत नहीं है। जिन्न और कुर्सियों को खाली छोड़े जाने के आरोप गलत हैं। इस्लामिक शिक्षा में इनाम और सजा का प्रावधान है। हजारों छात्रों को उनके जेंडर के शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या वो सभी भेदभावपूर्ण हैं? मदरसे की शिक्षा नैतिक और धार्मिक मामलों में अधिक सक्षम है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे किसी दूसरे छात्र से पीछे नहीं होते। मदरसों में छात्रों को अंधविश्वास नहीं पढ़ाया जाता है। इफ्ता तालीम सीखने वाले एक छात्र का दावा तो ये है कि मदरसों का पाठ्यक्रम MBBS के बराबर है। इसके बारे में यह होता है कि जो लोग मसले मसाइल को नहीं मालूम उनको, तो आकर हमसे मालूम करते हैं। मसलन किसी को हमसे ये मालूम करना है कि जी नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, तो हम उनको बताते हैं कि नमाज के अंदर फ़राइज़ इतने हैं और इस तरीके से हैं। ये MBBS के मुकाबिल की है। इसके बाद हम अपने दीन को आगे लेकर चलते हैं और लोगों को सिखाएंगे। हमने 3 छात्रों से बात की। उनमें से 2 छात्रों ने कहा कि वो मौलवी बनना चाहते थे, जबकि एक छात्र ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई और कहा कि वो रात के वक्त ट्यूशन पढ़ता है। बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। हाफिज कुरान। और यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ाई करते हैं? मैं यहाँ से उर्दू पढ़ता हूँ और रात को ट्यूशन लगा रखा है, वे सारी चीज़ें पढ़ाती है। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर वक्त वक्त पर बहस होती रही है। सरकार ने मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार बात आकर यहीं रुक जाती है कि कई मामलों पर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मोहित शर्मा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय हमारे पास टाइम्स ऑन भारत पर। एक बड़ी खबर, उससे सीधे आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने आज राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। प्रताप सिंह बाजवा राज्यसभा के बेंच पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखाई पड़े और नारेबाजी भी करते रहे। इतना ही नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने सभापति की चेयर की तरफ फाइलें फेंकी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये तेजस्वी सूर्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने इसको ट्वीट किया है। और ये वीडियो पार्लियामेंट के अंदर का है, जब प्रकाश सिंह बाजवा खड़े होकर यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। किसान कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ, ये आप देखिए, इस पर बीजेपी ने काफ़ी बड़ा सवाल उठाया है। ये बोला है कि इस तरह के नेताओं को सस्पेंड कर देना चाहिए। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलता हूं मेरे सहयोगी कुंदन सिंह के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुंदन, ये जो वीडियो ट्वीट करा है तेजस्वी सूर्या ने, इन्होंने ये भी मांग करी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या खबर आ रही है इस पर, और किस बात को लेकर पूरा हंगामा रहा था? किसान कानून को लेकर शायद सुन पा रहे हैं कुछ तरह। देखिए अंकित, बिल्कुल ये जो बहस हो रही थी सरकार के तरफ से, जो किसानों की क्राइसिस उसको लेके बहस कराया जा रहा था, लेकिन लगातार जो राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर, उनका कहना था कि तीनों कानूनों को रिपील करने के लिए आप बहस करिए, और ये बातें तय हुई थी कि आप तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर आप वो करेंगे। शुरुआत उनको वेल से हुई और वेल में जाके लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इसके बाद हाउस को एडजर्न कर देना पड़ा, लेकिन एडजर्न करने के बाद भी जो अपोजिशन के लोगों का हंगामा था वो लगातार जारी था। और पंजाब से जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद है, वो इतने एग्रेसिव हुई कि जो टेबल ऑफिस के लोग टेबल होते उन पर चढ़ गए। और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से
वो फाइलें फेंक रहे हैं और लगातार फेंक रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे थे। तो प्रताप सिंह बाजवा के अलावा कांग्रेस के दूसरे सांसद भी थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद भी सपोर्ट कर रहे थे, आरजेडी के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों के तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, वो वाकई असंवैधानिक और असंसदीय परंपरा को देखते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन जब बाहर वो निकले, हम लोगों ने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि मैंने कोई नाजायज काम नहीं किया, हम उन किसानों के हक की बात कर रहे हैं जो बीते 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में सरकार ने आश्वासन किया था कि हम किसानों के मुद्दे पे बात करेंगे, ये किसानों के दूसरी समस्याओं पे बात करने लगे, जबकि अपोजिशन का ये मांग था, अपोजिशन कह रहा था कि आप जो मुद्दा है कोई कार्रवाई हो सकती है क्या इनके ऊपर? क्योंकि जिस तरीके का उल्लंघन है, ये हंगामा तो लगातार पूरे सेशन में, मॉनसून सेशन में बदस्तूर हमने देखा जारी रहा, तो क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है इनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से टीएमसी के सांसद शांतनु मित्रा के ऊपर कार्रवाई की गई थी, मुझे लगता है कि कल सरकार के तरफ से, चेयर के तरफ से एक रुख अपनाया जाएगा और खासकर वो लोगों को नेम करके जिनके सीधे तस्वीरें आज देखी गई है, उन पे कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सरकार ये चाहेगी कि इस मामले को ज्यादा तूल न दे, लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे और एक जो अपोजिशन के तरफ से जो विरोध होता है उसका एक मर्यादा बना रहे, इसको लेके सरकार के तरफ से और खासकर चेयरमैन के तरफ से कार्रवाई बहुत हद तक संभव है। अंकित, थोड़ा सा नाटअप करके एक बार आपको फिर सुनाते हैं कि किस तरीके की हंगामा, ये जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो जो है, ये तेजस्वी सूर्या ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ट्वीट करा है। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके का हंगामा आज देखने को मिला राज्यसभा में। तरीके से ये हंगामा पूरा बरपा है आज एक बार फिर राज्यसभा में, ये जो कुंदन हमें बता रहे थे। पर मैं ये समझना चाह रहा हूं कि लगातार इस जो पूरा जो सेशन है वो पूरे तरीके से वॉश आउट सेशन हो गया है। बिजनेस, कुछ भी खास लेजिस्लेटिव बिजनेस हो नहीं पाया है। तो हम क्या मान के चलें कि सरकार अब जो क्या कार्रवाई करना चाह रही है, किस तरीके से इसको जो बचे हुए दिन है उनको आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए अंकित, मुझे लगता है कि सरकार के पास जो एक महत्वपूर्ण बिल बच गया है वो है जो ओबीसी के ऑर्डिनेंस को लेकर, और उस पर लगता है कि अपोजिशन की तरफ से भी लगातार समर्थन मिलेगा, क्योंकि अपोजिशन पहले भी साफ कर चुका है। और आप जब देखा कि लोकसभा में आज जब इस पर बहस हो रही तो अपोजिशन के लोग सरकार को घेर जरूर लेते, लेकिन चूंकि बिल इतना सेंसिटिव है कि उनके तरफ से भी सपोर्ट हो रहा, तो एक जो महत्वपूर्ण बिल बच गया है वो राज्यसभा में कल इंट्रोड्यूस हो और बाकी के एक दिन में बहस करके उसको पास कर दिया जाए। और बाकी के जो तमाम सरकार के जो जरूरत बिल थे उनको ऑलरेडी पास कर दिया गया है। और तो मुझे लगता है कि जो 13 तारीख की डेडलाइन थी वो शायद 12 तक खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो ओबीसी की बिल है, ओबीसी को अमेंडमेंट बिल, उसके पास करने के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, आज पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में भी नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ किया कि तमाम सांसद जाके अपने क्षेत्र में ये दिखाए कि अपोजिशन के तरफ से सरकार उन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है, बावजूद उससे किस तरीके से संसद की कार्रवाई नहीं करने दी गई, जिससे तमाम सांसद जो अपने इलाके के लोगों के लिए सवाल और जीरो आवर में तमाम मुद्दे उठाना चाहते थे वो किस तरीके से नहीं उठा पाए। और जिन आधारहीन मुद्दों पे सरकार विपक्ष के तरफ से हंगामा किया गया, जिसमें पेगासस के मामले पे आज बहुत कैटेगोरिकली कहा गया कि एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्लाई के बाद भी अगर ये मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष के तरीके से, तो ये किस तरीके से गलत तरीका है। किसान के मुद्दों पे सरकार लगातार यूनियन के लोगों से भी बातचीत बने रहिए हमारे साथ नेहा जोशी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, सैयद अब्बास भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
अक्सर कांग्रेस और जो विपक्ष है उसकी आवाज को, उसकी स्थिति को रखते आए। नेहा, माफी चाहूंगा, एक दूसरी खबर के लिए आपको हम लोगों ने बुलाया था, आमंत्रित किया था, लेकिन ये एक ब्रेकिंग न्यूज है इस समय। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप पे आने से पहले एक मिनट प्रताप सिंह बाजवा का रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, जो हंगामा पूरा हुआ राज्यसभा में आज, उनका पहले रिएक्शन सुन लेते हैं। लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आप चेयर पे चढ़ गए थे और ऐसे दृश्य तो विधानसभाओं में देखने को मिलते हैं। किसने आरोप लगाया? बीजेपी के सांसद। अच्छा, बीजेपी। ऐसे है, देखिए, पिछले 1 साल से किसानों के खिलाफ ये काले कानून लेकर आए और सारी पार्लियामेंट, बोथ हाउस से सारी ऑपोजिशन ये चाहती है कि इन पर डिस्कशन। 19 जुलाई से लगातार हर रोज मैं 267 का नोटिस देता है कि आप काम रोको साल लेकर आए और हमारी बात सुने, किसानों की बात सुने। तकरीबन हज़ारों की तादाद में किसान पिछले 8 महीने 9 महीने से बैठा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, ये बात सुनने को तैयार नहीं। और मुझे इस बात का गौरव है कि जब इन्होंने आज ये सारा का सारा एक नया तरीका ढूंढा और जिसमें कहा कि आप बताओ कि एग्रीकल्चर के लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, हमने कहा कि पहले तो आप बिल्स की बात करो, रिपील ऑफ द बिल्स की बात करो। जब नहीं इन्होंने माने, ठीक है, टेबल पर भी हम गए और आगे, और मुझे इस बात का मान है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी फिर भी जाए। लेकिन किसानों की खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमें सस्पेंड करना चाहते हैं, सस्पेंड करें, कुछ भी करना चाहते हैं। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या तय हुआ था? किसान एग्रीगेशन इश्यूज पे तय था या रिपील पे तय था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोशन पे आपके नेता का बिल्कुल ऑपोजिशन वालों ने डिस्कशन मांगी थी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन रिपील ऑफ बिल्स। नोबडी हैड एक्सेप्टेड दिस। ये जो लेकर आए, लेट रात लेकर आए, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में बिना लिए हुए लेकर आए, ये इन्होंने देश को डिसीव करने की कोशिश। तरीका जायज था, नाजायज था? इनका गवर्नमेंट की बात कर रहे हो आप, किसकी? दोनों की, आपकी भी, आप लोग कह रहे हैं। हमारा जायज था, इनका नाजायज। बिल्कुल, ये थे जो प्रताप सिंह बाजवा, जिन पे ये देखा गया। इनका कहना था कि मेरा तरीका जायज था और हम लगातार बात कर रहे थे और किसान एक तरह से सरकार धोखा दे रही है। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। राज्यसभा में जो आज हुआ, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बता रही है बीजेपी। देखिए, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक ये है कि देश के अन्नदाता किसान 8 महीने से आंदोलन पर हैं, सड़कों पर हैं, और 8 महीने के बाद भी उनकी आवाज़ सुनने के बजाय कभी उनको आतंकवादी कहते हो, कभी उनको खालिस्तानी कहते हो, कभी उनको पाकिस्तानी कहते हो, कभी उनको मवाली कहते हो। आप इस सदन में चर्चा कराइए, तीनों काला कानून वापस करने के लिए हम उस चर्चा में शामिल होंगे। आप बार बार चर्चा चर्चा चर्चा, देश की जनता को आपने मूर्ख समझ रखा है, देश के करोड़ों किसानों को मूर्ख समझ रखा है, तो इसलिए हमने इसका विरोध किया। लेकिन विरोध का तरीका जो था, तरीका बिल्कुल सही था, तरीका इस सरकार के लिए बिल्कुल सही था। हमने किसानों के हक में आवाज उठाई और तरीका हमारा बिल्कुल सही था। आप देश के किसानों के 500 आत्महत्याओं को नकार नहीं सकते। उन्होंने ठंड झेली, उन्होंने गर्मी झेली, उन्होंने बरसात झेली, उन्होंने पीड़ा झेली, तकलीफ झेली। आप उनको ऐसे अनाज छोड़ के घूम रहे हैं, यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। चर्चा आप अपनी बात सभ्य तरीके से भी किस बात से करते हैं, क्या कहते हैं, कितनी चर्चा करें? 11 राउंड की बातचीत कर चुके हैं, आज तक किसानों को कुछ नहीं दिया, तीनों काला कानून वापस नहीं लिया। आज आप फिर वही नौटंकी कर रहे हैं चर्चा की। आप चर्चा कराइए, काला कानून वापस लिए जाने पर हम उस चर्चा में शामिल होंगे। करो ना चर्चा उस पर। बिल्कुल, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय सिंह की बात आपने सुनी, प्रताप सिंह बाजवा की बात आपने सुनी, नेहा जोशी और सैयद असद अब्बास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप दोनों से फिर एक बार माफ़ी चाहूँगा, किसी और खबर के लिए आप यहाँ पर आए थे, लेकिन ये बड़ी खबर अभी ब्रेक हुई है। नेहा जोशी वो कह रहे हैं कि सरकार जब बिल्कुल सुनी नहीं रही है, बहरी हो गई है, तो हमें तो ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। नेहा, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी अंकित, अब मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ। जी, तो अगर आप मैं ये कह रहा था कि विपक्ष कहता है सरकार तो हमारी बात अनसुनी कर रही है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो कुछ तो हंगामा बरपाना पड़ेगा एक बहरी सरकार को जगाने के लिए, ऐसा विपक्ष कहना है।
अंकित देखिए, सबसे पहले रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट की रही है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। जो सेकंड मोदी 2.0 गवर्नमेंट रही है उसमें 115% प्रोडक्टिविटी रही थी पिछली बार, 152% तक प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट ने दी है। और ये जनता का पैसा है जिसका सदुपयोग होना चाहिए। अगर किसी बात पे चर्चा करनी है उसको सभ्य तरीके से करनी है। हम भी जानते हैं कि जब फार्म लॉस पास हो रहे थे हमारे बहुत सारे जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस थे वो पार्लियामेंट के अंदर तक नहीं थे, देश के भी अंदर नहीं थे। आज आप देख रहे हैं कि कभी ये पेगासस के मुद्दे पर हंगामा मचाते हैं। आज हमने पार्लियामेंट में देखा कि हाउस ऑफ एल्डर्स जिसको कहा जाता है, हाउस ऑफ सीनियर्स कहा जाता है, किस तरीके से उसकी डिग्निटी को तार तार किया गया पार्लियामेंट के अंदर। तो मेरा विपक्ष को यही कहना है कि सरकार का काम है पार्लियामेंट चलाना, लेकिन विपक्ष का क्या काम है ये पूरा देश देख रहा है कि आप एक सार्थक चर्चा करना चाहते हैं। जिन कानूनों के ऊपर चर्चा भी हो चुकी है, 17 राउंड ऑफ डिस्कशंस डायरेक्टली विद द स्टेक होल्डर्स हो चुका है। तो अगर आप सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, रैलियां करना चाहते हैं और आप पार्लियामेंट के अंदर भी आप पूरी डिग्निटी को तार तार करना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, देश पूरा देख रहा है। आप नेहा, पर जैसे आपने मुझे कुछ आंकड़े जो गिनाए, 115% प्रोडक्टिविटी रही है, उस प्रोडक्टिविटी के पीछे कारण ये भी है कि विपक्ष, और ये देखने को हर सेशन में मिला है कि बुलडोज हो रहा है, मतलब एक जबरदस्त मेजॉरिटी है। तो जिसको आप नाम दे रही हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ था फार्म लॉस से पहले, उसमें तो ये हुआ कि संख्या बल क्योंकि इतना ज्यादा है कि विपक्ष की आवाज जो है वो सरकार सम्मिलित करती ही नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो जैसे आपने कहा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही नेहा? हम कोशिश करते हैं नेहा के साथ, हम ये अब संपर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं। सैयद असद अब्बास, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है कि आप, सरकार कह रही है कि आइए कानूनों में क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए इस पे बात कर लेते हैं, और विपक्ष के सांसद खड़े होकर वहां पर हंगामा कर रहे हैं, किसानों के बारे में नारे तो लगाते हैं, जब बात करने की बारी आती है, डिस्कशन की बारी आती है, तो वो हंगामे में उसको पूरा धो देते हैं। अंकित त्यागी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और टाइम्स नाउ नवभारत को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। माशाल्लाह, आप बड़े जबरदस्त पत्रकार हैं। मैं आपकी पिछली चैनल से फॉलो कर रहा हूं और मैं समझता हूं और जानता हूं कि टाइम्स ऑफ भारत नंबर 1 चैनल होगा इंडिया का इंशाल्लाह। उसी के साथ साथ मुद्दे पे बात करते हैं। अभी मुद्दे की बात यह है, आज का जो माहौल है त्यागी साहब, मैं आपको बता दूं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। ये जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अंधी है, बहरी है, गूंगी है। जब तक आप कोई हंगामा ना करें तो ये देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। और उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, ये वही लोग हैं जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको आंदोलनजीवी कहते हैं। इन किसान भाइयों को आप आतंकवादी कहते हो। आज तो बात करना चाह रहे थे ना किसानों के बारे में, तो आज क्यों बात नहीं हुई किसानों के बारे में? मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात नहीं है, ये सिर्फ 3 काले कानून की बात नहीं है, पेगासस की बात है, जो बढ़ती जा रही इन्फ्लेशन की बात है। लेकिन इनको क्या करना है? सेंट्रल विस्टा बनाना है, मोदी जी को ओलंपिक्स की बात अपनी। अब्बास साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, पर बात यह भी जरूरी है, सरकार से जो सवाल पूछने हैं वो सरकार से पूछे जाएंगे, लेकिन बात यह भी जरूरी है कि कम से कम आप पटल पे खड़े होकर जब डिस्कशन होता तो ये बात रखते। आप तो उस डिस्कशन में पार्ट ही नहीं लेना चाहते। एक छोटा सा रिएक्शन और आ रहा है सुशील मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, राज्यसभा में बिहार से आते हैं, सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा इस पे। पर्चे बल्कि फाइलें फेंकी चेयर की तरफ। राज्य के विधानसभा में कई बार इस प्रकार का के लोग टेबल पर चढ़े और फाइल फेंकने लगे। ये तो पराकाष्ठा है। विलम्ब जो है और पूरे सत्र के लिए उनको सस्पेंड किया गया। क्या चाह क्या रहे थे वो लोग मोटे तौर पे, क्योंकि ट्रेजरी बिल तो तैयार थी चर्चा के लिए, जो कृषि कानून पर बहस चाह रहे थे, आज इसको एडमिट किया गया, बहस प्रारंभ हो गई, फिर भी लोग जेल में चले गए। जयराम रमेश जी इसमें हस्ताक्षर उनका, जब कांग्रेस से लेकर सारे लोग कृषि चर्चा पर बहस के लिए उनके मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, बहस प्रारंभ हो गई, तब उसके बाद जाकर टेबल पर चढ़ जाना, फाइल फेंकना, तो ऐसी उम्मीद मैं राज्यसभा में नहीं करता था। असेंबली में तो हम लोगों ने देखा ये, लेकिन अब तो राज्यसभा की जो हालत है वो तो विधानसभा उसमें ज़्यादा बदतर है। चाहेंगे कि चेयर की तरफ से कार्रवाई करना चाहिए, जैसे टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को किया गया था। जिस तरह से अब तो देखिए विचार करना है एडवाइजरी कमेटी को, लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग टेबल पर चढ़े उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल, ये थे बीजेपी के सांसद सुशील मोदी, जिनका बहुत साफ कहना था कि ऐसे घटनाएं तो विधानसभाओं में देखती थी, लेकिन राज्यसभा। चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी जी। ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, ये खबर जरूरी थी आप तक पहुंचानी। सैयद अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत पर। आपको आज की दूसरी एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। यूपीएससी में पूछे गए कुछ सवालों को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। यूपीएससी के सवालों पर आज फिर से चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि इस बार चर्चा नेता कर रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम का एक पेपर सामने आया। टाइम्स ऑन भारत के हाथ लगे इस पेपर में कुछ विवादित मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, जिसके बाद टीएमसी पूरी तरीके से आग बबूला हो गई। कहा कि पूरा मामला जो है उसको आपको समझाते हैं और साथ ही साथ रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस पर राजनीति जो है वो किस तरीके से हो रही है। बंगाल चुनाव के दौरान हुई हिंसा की ये तस्वीरें आज भी सभी के जहन में ताजा हैं। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बंगाल की चुनावी हिंसा पूरे देश में चर्चा का विषय अभी तक बनी हुई है। कोर्ट में मामला जाने के बाद राजनीतिक हलकों में इस पर बहस थोड़ी कम हुई, लेकिन एक और ताजा वजह से बंगाल हिंसा पर दो हाथ की नौबत है। तस्वीरें देखिए। यूपीएससी की तरफ से कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम का पेपर है ये। यूपीएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की परीक्षा में जो सवाल पूछा, उसे सुनकर ही टीएमसी आग बबूला हो गई। यूपीएससी इज नाउ बिहेविंग लाइक ए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गन। यूपीएससी की तरफ से आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की परीक्षा में बंगाल में चुनावी हिंसा पर पूरी रिपोर्ट लिखने को कहा गया। टीएमसी कह रही है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। संदीप बंदोपाध्याय तो यहां तक कह रहे हैं कि बंगाल में अगर चुनावी हिंसा हुई तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं है, और अगर ऐसा नहीं तो यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी के दांव पर लगाने का हक सरकार को किसने दिया। दिस इज द वर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस being circulated and being examined by the UPSC. I think this question paper is to be withdrawn and fresh examinations dates to be announced. एग्जाम पेपर में बंगाल में हुई चुनावी हिंसा के अलावा दिल्ली की ऑक्सीजन क्राइसिस पर 200 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया। अगला सवाल भी ऐसा है जो विपक्ष को चुभ रहा है। सवाल है, किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है? आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? इस पर भी लेख लिखिए। ऐतराज इस बात पर भी विपक्ष की तरफ से जताया जा रहा है। यूपीएससी एक निष्पक्ष संस्था होना चाहिए लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए, और ये जो परीक्षा था ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट का सवाल था। उसमें पश्चिम बंगाल का पोस्टपोल वायलेंस, दिल्ली में ऑक्सीजन का कमी, या किसानों को जो आंदोलन का मुद्दा उठाया गया, ये कोशिश है पूरा क्वेश्चन को पॉलिटिसाइज करने का। ये कतई नहीं होना चाहिए। बंगाल चुनाव और उसके बाद हुई हिंसा, कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और किसान आंदोलन, ये तीनों ही मुद्दे जीवंत हैं। गाहे बगाहे इन मुद्दों पर बहस भी होती है। अब इन मुद्दों से एक और मुद्दा जुड़ चुका है। क्या यूपीएससी को सिर्फ यही मुद्दे दिखाई देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी तमाल साहा के पास, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब तमाल, टीएमसी ने खासा इस पे नाराजगी भी जाहिर करी है और इस पे पूरा एक सरकार को घेरने की कोशिश करी गई है। जो सवाल जिस तरीके के इस क्वेश्चन पेपर में है उसके ऊपर बहस जरूर हो सकती है, पर टीएमसी को क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ये सवाल पूछे गए? जी अंकित, बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस आज नहीं, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी उनका मानना है कि ये राजनीतिक हिंसा के ऊपर जो एक चर्चा देश भर में हो रही है, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, एक प्रोपेगेंडा है पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने की। और आज जब यूपीएससी जो एक सेंट्रल बॉडी है, उनके क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं तृणमूल को लगता है कि शायद बीजेपी
अपनी क्षमता को यूज करके, यूपीएससी को यूज करके देश भर में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी एक सेंट्रल बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर है। ये एक राज्य की परीक्षा नहीं है, इसीलिए करंट अफेयर्स के मुद्दे में भी सिर्फ राज्य पश्चिम बंगाल स्पेसिफिक ये सवाल पूछने से तृणमूल कांग्रेस थोड़ा सा नाराजगी राजनीति है। जी तमाल, एक छोटा सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, इसको किस तरीके से अब टीएमसी आगे उठाएगी, क्योंकि अब ये मुद्दा राजनीतिक बनता जा रहा है, तो क्या इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी है या इसको राजनीति के तौर पे उठाने की तैयारी है? आगे की तैयारी क्या है? है कि ये मुद्दा इधर ही खत्म नहीं होने वाला है। कल शायद इसके ऊपर एक डिसीजन भी लिया जाए, क्या कोर्ट में जाएंगे या फिर इसको यूपीएससी को चिट्ठी लिखेंगे। ममता बनर्जी खुद इसके ऊपर चर्चा करके डिसीजन लेंगे। ममता बनर्जी डिस्ट्रिक्ट की दौरा कर रही थी फ्लड सिचुएशन के लिए, इसलिए कल इस ऊपर एक डिसीजन लिया जाएगा। क्या वो डिसीजन होगा देखने वाली चीज होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तृणमूल कांग्रेस संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह पे इसका विरोध किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाल हमसे जुड़ने के लिए, और ये बड़ी खबर टाइम्स ऑन भारत पर धाकड़ एक्सक्लूसिव में हमारे पास लेके आने के लिए मेरे साथ इस वक्त इस खबर पर और चर्चा करने के लिए नेहा जोशी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ रही हैं। बादल देवनाथ नेता हैं टीएमसी के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह पूर्व बीजेपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी सी देर में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत धाकड़ एक्सक्लूसिव में। सबसे पहले बादल देवनाथ साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर जो जनरल नॉलेज का कोई एग्जाम होगा सेंट्रल का, उसमें अगर कुछ अभी के जो मुद्दे हैं उसके बारे में सरकार चाहे, या क्वेश्चन जिन्होंने सेट करा है, पेपर जिन्होंने लिखा है, वो अगर चाहें कि क्या सोचता है प्रतियोगी, तो इसमें दिक्कत किस बात की है? सर, मैं आपको इससे पहले 2-3 लाइन कहना चाहता हूँ। जो भी एग्जाम पूरे देश के अंदर होगा, जो भी सिस्टम में हो, जो भी इंस्टीट्यूशन में हो, जो भी प्रोग्राम हो, एग्जाम होगा, तो यूपीएससी का प्रोग्राम में पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, उसमें जो एग्जाम लिया गया, उसमें 2-3 लाइन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन क्राइसिस 200 शब्दों में लिखना होगा, बंगाल चुनाव के ऊपर हिंसा और किसान आंदोलन। मैं यूपीएससी को और आपके टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, और एक सवाल भी करना चाहता हूँ, और अनुरोध भी करना चाहता हूँ, एक काम और कीजिए। दिल्ली में जो ऑक्सीजन के बारे में जो आपने कहा, उसके बाद में पूरे देश में एक बार पूछ लीजिए, पूरा देश में 2 साल में 4,25,000 के ऊपर कोरोना में क्यों मर गया, इसका जिम्मेदार और जिम्मेदारी कौन है? और दूसरा बात है, 2014 से 2015 तक मोदी जी ने कहा 15 लाख घर घर में 15 लाख हर साल 2 करोड़ का नौकरी, तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन क्यों नहीं हुआ? मेक इन इंडिया क्यों नहीं हुआ? डिजिटल इंडिया क्यों नहीं हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों नहीं हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान क्यों बंद है? तो इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछ लेते हैं नेहा जोशी जी से कि ये सवाल भी होने चाहिए क्या? नेहा जोशी जी, ये सवाल तो बनता ही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो अभी करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर ऑक्सीजन क्राइसिस, उस पर सवाल पूछा जा सकता है, पर सवाल को इस तरह से मोड़ के अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन क्राइसिस के लिए जिम्मेदार कौन है, और साथ ही साथ पूछा जाएगा हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में पूछा जाता है, आप इससे सहमत हैं या नहीं? तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी पूछ लेना चाहिए कि कोरोना में जितने लोग मारे गए, जो दूसरी जो लहर आई, उसकी नाकामी किस सरकार की है, एक सवाल वो भी डाल देना चाहिए। धन्यवाद अंकित जी। सबसे पहले तो ये जनरल स्टडीज का पेपर है, और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, करंट मुद्दे होते हैं, उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इससे पहले मुझे याद है यूपीएससी के पेपर्स में कावेरी वाटर डिस्प्यूट, इवन जम्मू कश्मीर में जो हिंसा रही है, उन सारे मुद्दों के बारे में समय समय पर पूछा जाता रहा है। अगर आप भाषा देखें इसकी, मैंने भी टाइम्स नाउ ने जब मुझे इस डिबेट के लिए इन्वाइट किया तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर को देखा। भाषा थी पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। ये एक फैक्ट है, तथ्य है। कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है इसका कोई इसमें मेंशन नहीं है। अगर पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, जिसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, हाई कोर्ट संज्ञान ले चुका है, उसके बारे में जो हमारे प्रतीक्षार्थी हैं उनसे पूछा गया, तो इसमें क्या खराब बात है? ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली, क्या कोई भी एक व्यक्ति है देश में ये डिनाई करेगा कि ऑक्सीजन क्राइसिस हुई दिल्ली में? नहीं। इवन आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा ऑक्सीजन क्राइसिस हुई थी, क्यों हुई थी ये अभ्यर्थी डिसाइड करते हैं, दैट इज देयर ओपिनियन। लेकिन फैक्ट और नॉन फैक्ट, यहाँ पे दो फैक्ट
दिए गए, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, किसने किया, क्या किया, इसके बारे में बात नहीं की गई। एक छोटी तो नहीं, ये इसमें एक छोटी सी परेशानी है। आपने खुद ये बात कही कि ये अभी सबजूडिस है, तो सबजूडिस है तो ये फैक्ट या नो फैक्ट ये तो कोर्ट तय करेगा। मान लीजिए कल इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आके कहता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं, तो क्या अभ्यर्थी जो है उसको कहीं ना कहीं एक नॉन फैक्चुअल बात पर लिखने को आ गया? क्या बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो अभी कोर्ट तय कर रहा है। तो जो व्यक्ति वहां पर एग्जाम देने के लिए बैठा है वो कैसे आपको बता देगा कि कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि वायलेंस हुई ये हम सबको पता है, किसने करी ये मैटर सबजुडिस है। वायलेंस हुई ये सबजुडिस नहीं है, हिंसा हुई हम सबने देखी है। आपके चैनल के पत्रकार जाके वहां देख के आए किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ। मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसने करी ये मुद्दा सबजुडिस है, उसके ऊपर कोर्ट अपना निर्णय देगी। ठीक है, तो जिस मुद्दे पर कोर्ट अपना निर्णय देगी उसका आप उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी बता दें कि कौन जिम्मेदार है, उनकी क्या ओपिनियन है, कौन जिम्मेदार है? अंकित जी, मैं या भारतीय जनता पार्टी उम्मीद नहीं करते हैं। ये यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने एक सवाल पूछा है। मैडम अभी आप ही तो डिफेंड कर रही थी ना उसको, तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने सवाल पूछा, इसीलिए बादल देवनाथ जी मैं आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ। विक्रम सिंह जी जुड़ गए, बादल नाथ जी एक बात बताइए, हमेशा हमने भी कई एग्जाम दिए हैं, इन एग्जाम्स में जो देश के अंदर यथास्थिति होती है उसके बारे में पूछा जाता है। टीएमसी को इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रही है। आप कहते हैं कि कोरोना पे भी सवाल पूछ लो, तो क्या पता यूपीएससी अगली बार में पूछ लेगी? मैं उससे पहले मैं और 2-3 लाइन व्यक्ति 30 सेकंड ओनली 30 सेकंड टाइम दीजिए। त्रिपुरा में एक हफ्ता पहले टीएमसी के 2-3 युवा कर चुका था, कैसे मारा, पत्थर फेंका, आपने देखा त्रिपुरा में। और विप्लव देव वहां का सीएम, जो भाजपा के सीएम है, क्या आंसर दे रहा है आपने भी सुना है। मैं मैडम को कहना चाहता हूँ, यूपी में हिंसा होता है कि नहीं, बिहार में होता है कि नहीं, दिल्ली में दंगा हुआ कि नहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि नहीं तो गद्दारों को गोली मारो। तो ये सब भी लिखना तो चाहिए। और पूरे देश में 2014 से 2021 तक मैडम जी 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया, और जो 8 महीना हो गया किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें 5 ठीक है, मैडम जी इसके ऊपर भी सवाल होना चाहिए। इसके ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन लगता ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, आपने आईपीएस का एग्जाम देकर, बादल देवनाथ जी देखिए, आपने बोला, मैंने सुन लिया, आपने 30 सेकंड मांगे थे, मैंने पूरे गिन के आपको 30 सेकंड दिए। एक और हमारे गेस्ट हैं, शिष्टाचार रखते हैं, एक एक करके बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता हम एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, समझ में नहीं आएगी लोगों को हमारी बात। विक्रम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आईपीएस का एग्जाम आपने भी दिया था सर, अब जो ये ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि देखिए यूपीएससी का एक यूपीएससी द्वारा सेट किया हुआ पेपर है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए ये पेपर दिया जा रहा है, इसको एक राजनीतिकरण की कोशिश है। मतलब वो जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, एक उसमें सवाल ये है कि ऑपोजिशन में जो राज्यों में घटनाएं होती हैं उसी को हाईलाइट करा गया है, और दूसरा कि इसको एक राजनीतिक मोड़ दिया गया है इन सवालों को। क्या इस तरीके के सवाल आम हैं, और क्या इस तरीके के सवाल होने चाहिए जब आप पुलिस का या किसी और सर्विस का चयन कर रहे हो? अंकित जी, एक पूर्व परीक्षार्थी होने के नाते और वर्तमान एग्जामिनर इवैल्यूएटर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं। और अगर बंगाल की हिंसा के बारे में 3 संस्थान हैं, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस, बंगाल सरकार, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन, जी, चारों के रोल के बारे में अभ्यर्थी को अपना मौखिक शब्द ज्ञान और व्याकरण की परीक्षा नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड और परिपक्वता की परीक्षा है। और अगर ये नहीं पूछेंगे तो हम और क्या पूछेंगे? ताश के पत्ते के बारे में पूछेंगे, हम इसके बारे में पूछते हैं, पैंडेमिक के बारे में भी बादल बाबू, हम कोरोना के बारे में पूछते हैं, हम रेमडेसिविर के बारे में पूछते हैं, हम आईसीयू बेड्स के बारे में पूछते हैं। ऐसा कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बैंक होता है। काश मैं आपको अपना क्वेश्चन बैंक दिखा लेता, जो बिंदु आपने कहे वो सारे सवाल हैं। लेकिन बंगाल किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है कि यहाँ पर आने का कष्ट न करें, ये कोई नहीं कह सकता है। बंगाल पूरे भारत का है और पूरे भारत के संबंध में सवाल। काश अंकित जी मैं आपको अपना क्वेश्चन बैंक दिखा लेता, जो बादल बाबू ने कहे, बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, वो सब सवाल साक्षात्कार में भी और लिखित में भी हम सब वही पूछते हैं, क्योंकि ये प्रासंगिक हैं। बंगाल की हिंसा हो, किसान आंदोलन हो, सीएए आंदोलन हो, एनआरसी हो, इन पे तो हम सवाल करेंगे। अगर इस पे नहीं करेंगे तो और बता दें हम किस पे करेंगे। ठीक है, मैं टॉपिक के ऊपर आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं कि टॉपिक ये प्रासंगिक है, और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में सवाल पूछना लाजमी है।
पर उनको सवाल की भाषा से दिक्कत है कि क्या जो किसान आंदोलन है उसमें खालिस्तान का जिक्र है, जो पूछ रहे हैं कि बंगाल में जो हिंसा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या इस तरीके से इसको राजनीतिक चश्मा, राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है विक्रम सिंह जी? अंकित जी, जैसे होंगे नेत्र वैसा होगा दर्शन। अगर हमने काला चश्मा लगा लिया तो हमें सब काला 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 दिखेगा। यथार्थ ये घटना हुई है और वो जो हम उत्तर देगा प्रशिक्षार्थी, उसी के आधार पे हम उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर देंगे। क्या ये किसी राजनीति से प्रेरित है या किसी राजनीतिक दल के दर्शन से प्रेरित है, और अगर है तो राजकीय सेवा के लिए वो सर्वथा अनुपयुक्त है। अगर नेगेटिव सोच है तो भी अनुपयुक्त है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, संवैधानिक मत रखता हो, वही परीक्षा उत्तीर्ण करे। बादल देवनाथ जी, आपने सुना विक्रम सिंह जी को, वो क्वेश्चन पेपर सेट करने के काम में भी रहे और एग्जाम भी दिया है उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि भैया ये तो जरूरी है, समझना और पूछना जो लोग आएंगे सर्विस में उनके लिए बहुत जरूरी है। पूर्व डीजीपी है, मैं उनको सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, जो एग्जाम पेपर आपने एग्जाम पेपर जो लोग परीक्षार्थी है उन लोगों को दिया है, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जो इतिहास होता है, हिस्ट्री होता है, उसके ऊपर सवाल किया जाता है। मैं बीकॉम एलएलबी किया, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड माइथोलॉजी मेरा सब्जेक्ट हो गया सर। और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरा देश में 4-5 यूनिवर्सिटी में मैं राष्ट्र विज्ञान के ऊपर चर्चा भी मैं करता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा अभिज्ञता है, अनुभव है, इसलिए मैं आपको मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोविड पे भी सवाल होना चाहिए था, पर एक बात बताइए, आपने कभी यूपीएससी का पेपर सेट किया है क्या? हमें जो व्यक्ति यूपीएससी का पेपर सेट करा है वो बता रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक में इस तरह के सवाल होते हैं। उसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ, उसके ऊपर सवाल नहीं किया, 5 लाख आत्महत्या उसके बाद नहीं हुआ, और 8 महीने के ऊपर किसान आंदोलन का। मैं नेहा ने हाथ उठाया हुआ है। नेहा जोशी पे जाने से पहले 1 मिनट, विक्रम सिंह जी, मैं बस आपसे इस पूछना चाहता हूं, आप चूज कैसे करते हैं? जब आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो आप क्या चूज करते हैं कि ऑपोजिशन के राज्यों से सवाल पूछ लूं या जो पावर में लोग हैं, स्टेट हैं, उससे सवाल ना पूछें? क्योंकि बादल नाथ जी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि ये जो पेपर सेट हुआ है ये किसी और तरीके से सेट हुआ है। उनको लगता है कि बिल्कुल इसको जो सेट करने वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि ऑपोजिशन के जो राज्य हैं उनके विषय को उठाया जाए और सरकार जहां जहां पर बीजेपी की है उन राज्यों को उन्होंने अनदेखी कर दी है। ऐसा भी करते हैं क्या? मैंने क्वेश्चन बैंक है मेरा, इसमें देख लें, ऐसे तमाम सवाल हैं। ऑयल प्राइस के दाम क्यों बढ़े, कोविड इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अलावा वो सारे सवाल आते हैं जो कहे थे। हम लोग के ऊपर ये आक्षेप बेमानी होगी, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है जी, और जो जिसका हम चयन कर रहे हैं ये उम्मीद करते हैं कि उसकी भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगी। यही देखने के लिए इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं। काश आप हमारे क्वेश्चन बैंक को देख पाते, इसमें वो सारे सवाल है जो बाबू ने कहे थे जी, और हम राजनीतिक प्रश्नों का चयन करना, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाएंगे, नेहा जी, चयन प्रोसेस को एक तरफा करेंगे। नेहा जी, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी पर और खैर उससे पहले और भी सरकारों पर यह आरोप लगता रहा था कि जिस तरीके के अधिकारी, अगर कोई अधिकारी उन्हें सूट करता है तो उनको ही ऐसी जगहों पर पहुंचाया जाता है कि जहां पर वो उनके हिसाब से कुछ काम कर पाएं। और ऑपोजिशन कहती है कि जानबूझ के नजरअंदाज कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे। देखिए सारी गलतियां हमारे राज्यों में दिखाई जा रही हैं। अरे अंकित जी, मैंने तो जितने आज तक आर्टिकल पढ़े हैं सारे एमिनेंट जर्नलिस्ट द्वारा, वो तो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी टिके। खैर ये अलग बात है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की भाषा लिखें, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, जो फार्मर प्रोटेस्ट का आपने एग्जाम्पल दिया, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, फॉर और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स लिखिए इसके। अब आप क्या, इनका देवनाथ जी का जो कहना है, इनका कहना है कि अगर कोई लिखेगा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है तो उसको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, या मोटिवेटेड नहीं है तो उसको सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का असेसमेंट करने के लिए, यहाँ मुद्दा ये नहीं कि वो कितना सुंदर लिखेंगे, बात ये है कि क्या वो किसी भी सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। अब इन साधारण से सवालों को, देवनाथ जी, बादल साहब रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। गांधी जी के ऊपर लिखे सिंपल सवाल है, एक फैक्ट को मेंशन किया गया, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, आपका उसके बारे में क्या? अरे बादल साहब, हिस्ट्री का पेपर नहीं था,
हिस्ट्री का पेपर नहीं था, हिस्ट्री का पेपर होता तो वो पूछ लेते कि रविंद्रनाथ जी पे लिख लिए, महात्मा गांधी जी पे लिखिए और महात्माओं के बारे में लिखिए। हिस्ट्री का पेपर नहीं था, जनरल नॉलेज का था। आप मुझे ये बताइए बादल साहब, बादल साहब एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे। वायलेंस जो बंगाल में हुए 2021 में उसका मेंशन होगा, हिस्ट्री भी यहीं बना रहे हैं बंगाल में इनके लोग। देखिए हिस्ट्री तो मैं अच्छा चलिए मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। हिस्ट्री तो बनी है, अब जो हिंसा है उसकी हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन हिस्ट्री तो ममता बनर्जी ने भी बना दी है जिस तरीके की उन्होंने जीत वहां पे हासिल करी है। तो इतिहास तो बंगाल ने बना है और इतिहास दर्ज भी होगा, और हिंसा का भी जो इतिहास है उसकी जो भी सच्चाई है वो भी इतिहास में दर्ज जरूर होगी। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके की ये खबर थी जिसको लेकर इतना पॉलिटिकल बवाल भी चल रहा था, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि जो भी पेपर देने आते हैं उनसे एनालिटिकल थिंकिंग की उम्मीद तो बिल्कुल की जाती है और करी भी जानी चाहिए, क्योंकि उनको जो पोस्ट दी जाएगी, जो पद दिया जाएगा, उसमें ऐसे कई रास्ते आएंगे, ऐसे कई मोड़ आएंगे जब उन्हें बहुत जरूरी तौर पर फटाफट फैसले लेने होंगे। यही देखने के लिए इस तरह के पेपर सेट किए जाते हैं। अब इसमें कुछ राजनीति है या नहीं, ये चर्चा तो बहुत लंबी है, चलती ही रहेगी। आज के लिए धाकर एक्सक्लूसिव में इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारा एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से एक खास बातचीत, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई सवाल, बेबाकी से उन सवालों का जवाब दिया हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को दिए गए इस इंटरव्यू में। चंद मिनटों में आपके सामने वो इंटरव्यू आ रहा है। बने रहिए टाइम्स ऑन भारत के साथ।